नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम बीमा से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित और सहकारिता से संबंधित करीबन 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहें और ये वही प्रश्न है जो पीछे मैंने पूरे के पूरे चैप्टर आपको पढ़ा रखे हैं। जैसे कक्षा 6 है एनसीईआरटी और आरबीएससी, कक्षा 8 है, कक्षा 9 है, उसमें वो चैप्टर मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं। वो वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में से ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको रीड स्पेशल एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इन प्रश्नों को सोल्व करोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। करीबन इन तीनों को ही बैंकिंग, बीमा और सहकारिता के 15-15 प्रश्न है। करीबन 50 प्रश्नों के करीबन अपन अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। यानी बीमा की ये परिभाषा किसने दी है? बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए, न्यायमूर्ति टिंडल, सर विलियम्स, बेवरिज, ए और बी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। अधिकांशतः ऐसे प्रश्नों में अपना दिमाग ए और बी दोनों वाले इसमें अधिकांशतः जाता है, परंतु प्रश्न को समझिए, परिभाषाओं को अपने बहुत अच्छे से अपन को याद करनी पड़ेंगी। तो ये परिभाषा है वो न्यायमूर्ति टिंडल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? न्यायमूर्ति टिंडल। सॉरी, मिसप्रिंट हो गया। ये जो परिभाषा है बीमा जोखिमों का सामूहिक वहन, यह है सर विलियम बेवरिज के द्वारा, सर विलियम्स बेवरिज के द्वारा। वो टिंडल वाली जो परिभाषा है बीमा की, उसने क्या परिभाषा दी है टिंडल महोदय ने? टिंडल महोदय के अनुसार देखिए कि बीमा एक अनुबंधन है जिसके अंतर्गत बिंबित या फिर बीमाकर्ता को निश्चित अंशदान एक निश्चित घटना के घटित होने वाले जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में दी जाती है। ये परिभाषा मुझे क्यों याद रह गया ये ऑप्शन? इसका कारण ये है कि ये 9th की जो कक्षा है आरबीएससी बोर्ड में जो बुक चलती है, उस बुक में ये परिभाषा दे रखी है, इसलिए ये परिभाषा मैंने बहुत अच्छी तरीके से याद कर ली है, इसलिए ये उत्तर मुझे याद रह गया। जबकि बीमा जोखिमों का सामूहिक वहन, ये सर विलियम्स बेवरिज के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है ना? इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। उक्त प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा की विशेषताएं हैं? कौन कौन सी? तो बीमा की विशेषताएं देखिए, बीमा एक अनुबंधन है, बीमा एक अनुबंधन है, यह है क्षतिपूर्ति का एक साधन है। तीसरा, बीमा निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। उक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर उक्त सभी होगा। बीमा एक अनुबंधन भी होती है, बीमा का लाभ तभी मिलता है जब हमारे साथ कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है, उसका एक साधन भी होती है। बीमा एक निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है, यानी इसके निश्चित सिद्धांत होते हैं कि इस उम्र के इस उम्र तक की इतनी बीमा की जाती है, वहाँ तक इतनी है, इतना नुकसान होने पर आपको इतना प्रतिशत लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये बीमा की मुख्य विशेषताएं। जैसे सहकारिता की भावना होती है, बीमा शुद्ध जोखिमों का ही करवाया जा सकता है। बीमा में कई तत्व निहित होते हैं, जैसे बीमारी होती है और बीमाकर्ता बीमार हो जाए, या फिर पॉलिसी कुछ शर्तों या फिर उसके कुछ प्रीमियम्स होते हैं। बीमा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें निश्चितता स्थापित हो। ऐसे 4-5 इसकी परिभाषाएं हैं, सारी आरबीएससी बोर्ड की बुक में दी हुई हैं। मैं आपको लिंक उस पाठों का डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, आप वो पाठ ज़रूर एक बार पढ़िएगा। तो बीमा की सारी विशेषताएं अपन को 5-6 विशेषताएं याद रखनी पड़ेंगी सारी। अगला प्रश्न देखिए, वह व्यक्ति या फिर संस्था जो बिंबित का अंशदान स्वीकार करके जोखिमों से होने वाली क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? बीमाकर्ता या बिंबित या फिर बीमा की विषय वस्तु या प्रीमियम। तो देखिए, ये ऑप्शन ऐसे आएंगे बीमा वाले प्रश्नों के कि अपने समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर अपने लिए नया है। इस चैप्टर को अपन को समझना होगा, रटना नहीं होगा। रटने से अपना प्रश्न 100% गलत हो जाएगा, देख लेना चाहिए। ये प्रश्न समझो, देखो क्या कह रहा है। वह व्यक्ति या संस्था, यानी वह व्यक्ति या फिर किसी संस्था की भी तो होती है ना बीमा, जो बिंबित का अंशदान स्वीकार करके जोखिमों से होने वाली क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, वो क्या कहलाता है? वो बीमाकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? बीमाकर्ता कहलाता है। समझ रही हो इन बात को? उसको क्या कहते हैं अपन? बीमाकर्ता कहते हैं। तो देखिए, इसके बारे में अपन बीमाकर्ता के बारे में चर्चा करें। ये बीमाकर्ता, अब देखो बिंबित क्या होता है? बिंबित वह व्यक्ति जो बीमाकर्ता को अंशदान यानी प्रीमियम का भुगतान करके बीमा की विषय वस्तु को जोखिम होने पर वचन प्राप्त करता है,
तथा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता वो होता है बिंबित, जो बीमा की विषय वस्तु होती है ना। अब बीमा की विषय वस्तु किसे कहा जाएगा? बीमा की विषय वस्तु वो होती है जिस संपत्ति या जीवन का बीमा किया जाता है, वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। जिसका अपन जीवन बीमा करेंगे वह बीमा की विषय वस्तु कहलाएगी। बीमा राशि वह एक अनुबंधन या निर्धारित एवं अधिकतम राशि को बीमाकृत घटना के होने पर या निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर बिंबित या उसके उत्तराधिकारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जाती है। वो क्या होती है? बीमा की राशि होती है। प्रीमियम एक समय के रूप में माना जाएगा। प्रीमियम मतलब बिंबित के द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाने वाला जो अंशदान, जिसके बदले में उसे हानि की सुरक्षा का वचन मिलता है, वो एक उसका प्रीमियम यानी कुछ भुगतान उसको मिलता है, वो प्रीमियम कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बीमाकर्ता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बीमा का एक प्रकार है? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, विविध बीमा, उक्त सभी। अपने जीवन में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो अपन खटाक से जीवन बीमा, क्योंकि अपन जानते ही है कि बीमा को एलआईसी ही जानते हैं, जबकि बीमा के सारे प्रकार होते हैं। देखो, जीवन बीमा भी होता है, अग्नि बीमा भी होता है, विविध बीमा भी होता है, उक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ठीक है ना। जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध प्रकार, इस प्रकार से 4-5 प्रकार की होती है जीवन बीमा। आगे बात समझ में। ये सारी बातें आरबीएसई बोर्ड में मिलेंगी आपको। उस पाठ को आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमा की एक व्यक्तिक या फिर पारिवारिक दृष्टि से उपयोगिता नहीं है? तो कार्य क्षमता में वृद्धि, बचत की भावना का विकास नहीं, करों में छूट, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता। इसमें मतलब एक बीमा की एक व्यक्तिक पारिवारिक दृष्टि से उपयोगिता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अपना बचत की भावना के विकास नहीं। इसमें बचत की भावना का कोई विकास नहीं होता है। ठीक है। अगला देखिए, भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है, यानी किस देश से आई? तो ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या फिर चाइना से। तो ये जो है भारत में जीवन बीमा हो, वो ब्रिटेन की देन है। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले जो जीवन बीमा है वो मैं आपको बता दूं ब्रिटेन में शुरू हुई थी और ब्रिटेन से भारत में आई। सबसे पहले 1818 ईस्वी में ब्रिटिश फर्म ने, एक ब्रिटिश की एक कंपनी आई जिसने कोलकाता में ओरिएंटल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की। उसके बाद में 1823 में मुंबई में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी। 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले अपने ब्रिटेन से आई थी। सबसे पहले कोलकाता में ही बीमा कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था, ओरिएंटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ ले जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि यही अपने लिए बहुत महाभारत हो जाएंगे। अगला देखिए, संसद के द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। संसद के द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 19 जून 1951, 19 जून 1956, 28 जुलाई 1956 और 1 जून 1958। तो संसद के द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया गया था 19 जून 1956 को। ठीक है। ये अधिनियम है 19 जून 1956 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1 सितंबर 1956 ईस्वी को 5 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। स्थापना अगर पूछ ले भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो ध्यान रखना 1 सितंबर 1956 है। और संसद में ये अधिनियम पारित कब हुआ था? ये 19 जून 1956 है। ये दोनों बातें ही बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन बीमा निगम की स्थापना अगर पूछ लेगा तो आपको करना है 1 सितंबर 1956, और अधिनियम कब पारित हुआ ये अगर संसद के बारे में पूछ लेगा तो 19 जून 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने योग्य प्रश्न है। खटाक से अपने ऐसे प्रश्नों में दिल्ली टेकते हैं, खटाक से। ऐसे प्रश्न को अपन देखते ही नहीं है कि भाई भारत के हिसाब में अगर पूछ लिया तो अपन को दिल्ली करना है, और राज्य के स्तर पर पूछ लिया तो अपन को जयपुर करना है। परंतु इसके ऑप्शन देखिए, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय ध्यान रखना मुंबई में स्थित है, न कि दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है?
मुंबई में स्थित है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न दिखने में बहुत आसान है परंतु बहुत ही हार्ड है। तो देखिए, सुमेलित करना है। नेशनल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई, ओरिएंटल फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई। तो इसमें कूट मिलाने अपन को, तो इसके सही कूट हैं 1 2 3 4, ये सही हैं, सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। इनके अच्छी तरीके से देखो, दोबारा से आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है। ओरिएंटल फायर एंड द इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई है और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है। जीआईसी साधारण बीमा निगम है, वो 1 जनवरी 1973 ईस्वी को उक्त 4 धारक कंपनियों के साथ कार्य करना वो शुरू कर दिया था। ये कूट वाले प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना। भारतीय जीवन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 19 अप्रैल 2000 को, 19 जून 2001, 19 जनवरी 2002, 21 मई 2000 को। तो भारतीय जीवन बीमा विनियामक का विकास प्राधिकरण का गठन वो 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। बीमा सुधार समिति का गठन कब हुआ? बीमा सुधार समिति का गठन अप्रैल 2000 में, अप्रैल 1993 में, जून 2001 में और दिसंबर 1991 में। तो बीमा सुधार समिति का गठन है वो अप्रैल 1993 में किया गया था। ऐसे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 20 सितंबर 2000 को, 20 दिसंबर 2002 को, 10 दिसंबर 2009 को, 1 दिसंबर 2000 को। तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना वो 20 दिसंबर 2002 को की गई थी। समझ रहे हो ना बात को? भारतीय कृषि बीमा लिमिटेड की स्थापना है, बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2002 में की गई थी, 20 दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी रखी गई थी? 15 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये। तो भारतीय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में वार्षिक प्रीमियम राशि है वो 12 रुपये निर्धारित की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 किस आयु वर्ग के लिए लागू की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेटेस्ट का भी है और बीमा से संबंधित भी है। 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु, 10 से 75 वर्ष की, जन्म से 70 वर्ष की और 21 से 45 वर्ष की आयु। तो ये जो है वो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया था 2018, 15, 20 या फिर 21 में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिरक्षा योजना का प्रारंभ 2018 में किया गया था। आ रही है बात समझ में? ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बैंकों से संबंधित, बीमा से संबंधित इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। हर तरीके से अपन ने प्रश्नों का समाधान किया है। अब कुछ बैंकों के प्रश्न लेंगे अपन इसमें। प्रत्येक देश के बैंकिंग ढांचे में सर्वोच्च संस्था के रूप में कौन सा बैंक होता है? कोई भी देश हो, यानी प्रत्येक देश के, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक या सहकारी बैंक। तो देखिए, प्रत्येक देश का जो बैंकिंग का ढांचा है उसके लिए सर्वोच्च जो बैंक होता है, सर्वोच्च जो संस्था होती है, उसके रूप में कौन सी एक बैंक होता है? तो वो बैंक होती है केंद्रीय बैंक। अपने भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। समझ रहे हो ना बात को? भारतीय रिजर्व बैंक। तो प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होती है, शीर्ष संस्था वही होती है, उसके अंडर में ये सभी बैंकें काम करती हैं।
प्रत्येक देश के बैंकिंग के जो ढांचे में सर्वोच्च संस्था के रूप में केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1960 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 जून 1960 को, 26 जनवरी 1960 को। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की साख की आपूर्ति हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वो की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। अगला देखिए, निम्न में से किस बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु की गई थी? यानी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। आयात निर्यात बैंक, विनियोग बैंक, सहकारी बैंक या उक्त सभी? तो आयात निर्यात जो बैंक होती है उसके माध्यम से आयात निर्यात बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। ये निर्यातकों एवं आयातकों को साख सुविधाएं उपलब्ध करती है। भारत में आयात निर्यात बैंक जनवरी 1982 में पहली आयात निर्यात बैंक खोली गई थी। जनवरी 1982 में पहली आयात निर्यात बैंक है वो खोली गई थी। आगे बात समझ में, आयात निर्यात बैंक पहली 1982 में। अब विनियोग बैंक किसे कहते हैं? विनियोग इन बैंकों का देश में ही बिखरी हुई बचतों को एकत्रित कर उसका लाभ विनियोग करना कहलाता है, उसे विनियोग बैंक कहते हैं। छोटी छोटी बैंकें होती हैं। भारत में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड आदि विनियोग बैंकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय जीवन बीमा निगम है वो एक विनियोग बैंक का कार्य कर रही है। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम किस प्रकार की बैंक है? अपन सोचेंगे प्रश्न ही गलत आ गया, है ना। सीधा से दिमाग में यही तो जवाब आ गया कि प्रश्न ही गलत आ गया, इसको पता ही नहीं है जीवन बीमा तो निगम है, ये कोई बैंक थोड़ी हो सकती है, बल्कि ये विनियोग बैंक है जो कि छोटी छोटी भारत मतलब देश में छोटी छोटी राशि को एकत्रित करती है ये, है ना। तो देखो LIC में 1500, 1000, 500, 400, 100, 200, 2000 इतनी ही किस्तें आती हैं अपने। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपको पता हो गया होगा, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए आयात निर्यात बैंक। पहली आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। अब देखो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी बैंक है जिसे विश्व बैंक कहेंगे अपन? देशी या अनौपचारिक बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय बैंक को, व्यापारिक बैंक को या केंद्रीय बैंक को? तो देश या अनौपचारिक बैंक ये तो एक देश में आ गया, मतलब विश्व बैंक नहीं कह सकते इसको। व्यापारिक बैंक जो छोटे छोटे व्यापारियों को लाभ देते हैं वो भी नहीं हो सकती। केंद्रीय बैंक तो एक ही थी, ये भी एक देश में शीर्ष संस्था होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय बैंक का ऑप्शन है ना अपने सामने, तो यही सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक की क्या होती है कि विश्व बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वो कब खुली थी, थोड़ी सी बात बता दूं आपको। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विभिन्न देशों की जब आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी ना, उसको ठीक करने तथा तीव्र आर्थिक विकास हेतु 1944 में विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। इसकी 2 सहायक संस्थाएं भी हैं। विश्व बैंक की 2 सहायक संस्था, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, देशी या फिर अनौपचारिक बैंकर्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना। समझ गए बात को। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने कूट वाला। तो देखो बैंकों की स्थापना अपने को पूछी है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1886 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। तो इसका कूट मिलाना है अपन को, तो इसका सही कूट क्या होगा? यानी बैंक ऑफ बंगाल 1860 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। इसका सही कूट यही है 1 2 3 4। ठीक है, मतलब नीचे कूट है 1 2 3 4। इन सन को आप अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर कूट वाला प्रश्न अपने सामने, कूट वाले 5-7 प्रश्न लिए हैं। तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका मुख्यालय, अब की बार मुख्यालय पूछ लिया, पहले मतलब उसकी सन पूछ ली थी। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, केनरा बैंक बेंगलुरु। तो इसका कूट होगा वो भी 1 2 3 4। तो ध्यान रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा में है, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में है, केनरा बैंक का बेंगलुरु में है। ठीक है, इसमें कूट के रूप में अगर देखें तो अपना 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला भी कूट का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, बैंक का नाम और मुख्यालय, बैंकों के मुख्यालय पूछे इसमें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडियन बैंक चेन्नई, पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली, यूको बैंक कोलकाता। तो इसका भी 1 2 3 4 यही है। सभी का अच्छी तरीके से मुख्यालय याद रखना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडियन बैंक चेन्नई में, पंजाब नेशनल नई दिल्ली में, यूको बैंक कोलकाता। ये वाला कूट वाला, ये वाला सही होगा अपना। नेक्स्ट भी कूट का प्रश्न है, इसमें बैंक का नाम और मुख्यालय है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। इसका भी कूट वाला ऑप्शन 1 2 3 4 ही सही होगा। तो ये मुख्यालय अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हर एक यानी एक आध प्रश्न मुख्यालय से संबंधित हो सकता है, पूछ ले अपन। समझ रहे हो बात को? कूट वाला 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब अपने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, यानी ये क्या क्या कार्य करती है। तो पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 अप्रैल 1935, 26 जनवरी 1935, 15 अगस्त 1935 और 26 जून 1941। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन थोड़ी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ध्यान रखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको अपन बोलते हैं, उसकी स्थापना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत, अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई थी। अधिनियम पारित हुआ था 1934 में, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1940, 1 जनवरी 1952। तो इसका राष्ट्रीयकरण वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब बाई चांस पूछ ले कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर था सर जेम्स टेलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनका कार्यकाल। बहुत अच्छा प्रश्न है। सर ओसबर्न स्मिथ सन 1935 से 1937, सर जेम्स टेलर 1937 से 1943, सर सी डी देशमुख 1943 से 1949, सर बेनेगल रामाउंड सन 1949 से 1957। तो ये इनके कार्यकाल है। कूट वाला प्रश्न है, इसमें 1 नंबर कूट ही सही है। इनका लगातार कार्यकाल यही था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ, सर जेम्स टेलर है, उनका कार्यकाल 1937 से 43, सी डी देशमुख का है 1943 से 49 और सर बेनेगल का है वो 1949 से 57। आरबीआई का प्रथम गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर जनरल, इसमें भारतीय, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रश्न पूछा है भारतीय, सर जेम्स टेलर, सर सी डी देशमुख, ए के झा, शशिकांत दास। तो आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो सी डी देशमुख है। अगर आरबीआई का प्रथम गवर्नर जनरल अपन को अगर कोई पूछता है तो सर ओसबोर्न स्मिथ ही बताना है, सर ओसबोर्न स्मिथ पूछा जा सकता है प्रश्न। और आरबीआई का प्रथम भारतीय, ये शब्द बहुत जरूरी पढ़ना अपन को परीक्षा में। अपन ये शब्द छोड़ ही देते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है, बस इतना ही पढ़ते हैं, आरबीआई का प्रथम गवर्नर, और जो भी अपने याद रहता है वो लगा देते हैं, सर ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल गवर्नर है, परंतु आरबीआई के प्रथम
भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाएगी तो सर सी.डी. देशमुख हैं, जिनका कार्यकाल अपन ने अभी पढ़ा है सन 1943 से 1949 तक रहा है। तीसरे नंबर के गवर्नर जनरल थे वैसे नंबर से, और वैसे भारतीय के रूप में प्रथम थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की चर्चा करें तो कौन है? शशिकांत दास है। ध्यान रखना, शशिकांत दास वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, कूट वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनका कार्यकाल। डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी 2003 से 8 तक, डी सुब्बाराव 8 से 13 तक, रघुराम राजन 13 से 16 तक, उर्जित पटेल 16 से 18 तक। इनका क्रम यही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। परंतु अपन को चारों को याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा में किसी का भी पूछ सकते हैं, हो सकता है ना भी पूछें, इतना गहराई में नहीं जाएगा। अगला कूट में पहला ऑप्शन इसका सही होगा। वर्तमान में शशिकांत दास हैं, ये ध्यान में रखना, और पहले जो हैं उनको ध्यान में रखना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले गवर्नर की चर्चा करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि 1935 में बने थे, 37 तक रहे थे। पहले भारतीय की अगर चर्चा करेंगे तो सी.डी. देशमुख है, जो कि 1943 से 1949 तक रहे थे। भारतीय स्टेट बैंक, अब देखिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई से 10 जुलाई 1955। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935, नहीं सॉरी, इसकी संस्था की स्थापना पूछी है अपन को यहाँ पर कि स्थापना कब। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को, ये 1955 है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1964 है। तो इसका कूट सही है, यानी कूट में 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसको अपन को बहुत अच्छे से याद करना है। देखो एक बार फिर से देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 को, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 4 जुलाई 1964 को। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देख लो, मैं भी पढ़ने में आपके सामने यहाँ पर ये नहीं शब्द भूल गया अभी अभी जस्ट, और ये इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप लगातार प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब ये अपनी कमजोरी है वो दूर होगी। तो यहाँ पर सही है इतना ही पढ़ा अपन ने, नहीं पूछा सही नहीं है मतलब गलत है, ये भी तो लिख सकता था, परंतु अपन को सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए इसने नहीं शब्द जोड़ा है। तो अब देखिए, केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य देश में मुद्रा का निर्गमन करना। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार की वो सेवाएं प्रदान करता है जो जनता को साधारण बैंकों से प्राप्त होती है। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक एवं सर्वोच्च बैंक होता है। और चौथा ऑप्शन है, नोटों के निर्गमन पर केंद्रीय बैंक का एकाधिकार नहीं है। इसमें सही ऑप्शन नहीं है, वो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, जबकि नोटों के निर्गमन पर केंद्रीय बैंक का एकाधिकार है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। नहीं शब्द जोड़ा है सिर्फ इसमें, है इसका, ये ऑप्शन इसमें गलत है, और बाकी ऑप्शन सारे के सारे सही है। अगला देखिए, भारतीय निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का एकाधिकार है? अब पूछा है रिजर्व बैंक का एकाधिकार है, तो देखिए, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना तथा निगरानी करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, वित्त प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, उक्त सभी। तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का एकाधिकार इसमें सभी पर है। ये कार्य मौद्रिक नीति भी तैयार करती है, उसका कार्यान्वयन भी करती है, उसकी निगरानी भी करती है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करती है, और वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण भी करती है। सारे कार्य करती है भारतीय रिजर्व बैंक का एकाधिकार है इन सभी पे, और कोई बैंक ये कार्य नहीं कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक एक वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा
उधार देता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों कार्य भारतीय रिजर्व बैंक है वो करती है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार भी देती है। दोनों कार्य, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? साख नियंत्रण करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, उक्त सभी। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य ये सभी हैं। साख को नियंत्रित करती है, मुद्रा का लेन देन और नियंत्रण भी करती है, सरकार का बैंकरों को और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए, अब आए हैं अपन सहकारिता की तरफ। बीमा और बैंकिंग से संबंधित अपन ने बहुत से प्रश्न सोल्व किए, अब अपन सहकारिता की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों सहकारिता के। तो पहला प्रश्न है अपना सहकारिता के रूप में कि सहकार कौन सा कथन सत्य है? सहकारिता का अनिवार्य अंग स्वेच्छा है। सहकारिता एक सामाजिक व आर्थिक अवधारणा है जो सबके लिए और सब एक के लिए मूल सिद्धांत पर कार्य करती है। सहकारिता होती है ना, वो सबके लिए और सब एक के लिए मूल सिद्धांत पर कार्य करती है। सहकारिता का मूल मंत्र सामाजिक उत्थान तथा सहयोग की भावना है। तो ये सारे ही कार्य हैं, सारे कथन वो क्या हैं? सत्य हैं सहकारिता को लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड की स्थापना 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है। 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में तो हर पेपर में ये आपको मिलेगा। तो देख ले, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1980, 12 जून 1980, 10 दिसंबर 1982। तो नाबार्ड की स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अब इसको गहराई में अगर कैसे जा सकते हैं अपन, तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर हुई थी? पूछ सकता है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर हुई थी? तो शिवरमण समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना हुई। भारत में कृषि व ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। परीक्षा में पूछी जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 1982 को 10,000 बार पूछा गया प्रश्न है, आप भी नोट कर लीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा इसको। 12 जुलाई 1982। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अपेक्स बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, हो नहीं सकता कि ये आ जाए एग्जाम में। तो ये इसकी स्थापना 1953, 50, 50 या फिर 51, तो 14 अक्टूबर 1953 को अपेक्स बैंक की स्थापना है वो की गई थी। 14 अक्टूबर 1953 को। ये राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स है ये, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि एग्जाम राजस्थान की है और इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया है। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में यानी राज्य में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाने योग्य प्रश्न है, राज्य से संबंधित है। राज्य में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910, 15, 16 या 18? तो 1910 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 में अजमेर में हुई थी। बैंक की स्थापना अजमेर में, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ोगे फिर मजा आएगा प्रश्न सोल्व करने का। सही नहीं है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना अपन को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं नहीं पे जोर दे रहा हूं। देखो, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के द्वारा सदस्य कृषकों को नगद राशि एवं कृषि के रूप में अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरा है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना जयपुर में 26 मार्च 1950 को की गई थी। तीसरा ऑप्शन है, राजस्थान में भूमि विकास बैंक की स्थापना 1924 में अजमेर में तथा 1928 में ब्यावर में की गई थी। केंद्रीय सहकारी बैंक शीर्ष स्तर पर सहकारी बैंक से धन प्राप्त कर उसे अपने संसाधनों तथा ऋणों के रूप में वितरित करवाता है। इसमें से सही कथन नहीं है, ये सही कथन
नहीं है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना जयपुर में 1950 में नहीं, जस्ट पिछला आपने प्रश्न पढ़ा था, उसकी स्थापना 1910 में हुई थी, राजस्थान भूमि विकास बैंक वाले। ठीक है, आगे बात समझ में। राजस्थान में भूमि विकास बैंक की स्थापना सुनिए। राजस्थान में भूमि विकास बैंक की स्थापना है वो 1950 में नहीं होकर के 1957 में हुई थी। 26 मार्च 1957 को हुई थी, जयपुर में हुई थी। वैसे राजस्थान में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 में हुई थी। प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 में। राजस्थान भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में हुई थी। ये दोनों बैंक जयपुर में है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, 8000 बार पूछा गया प्रश्न है। राजफेड की स्थापना कब की गई थी? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। राजफेड की स्थापना 57 में, 50 में, 60 में या 67 में? तो राजफेड की स्थापना मित्रों 1957 में की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजफेड इसकी फुल फॉर्म है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजफेड में। इसकी स्थापना राजस्थान सहकारी अधिनियम के अंतर्गत 26 नवंबर 1957 को की गई थी। 26 नवंबर 1957 को। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब की बार सिर्फ सत्य पूछा है, एक सही मिलेगा, 3 गलत मिलेंगे। राजफेड की सहकारी पशु आहार के उत्पादन और इकाई की गुण को आदर्श मानक ISO 9001 प्रदान किया गया है। दूसरा है, राजफेड अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने वाली सहकारी क्षेत्र में देश की प्रथम इकाई है। राजस्थान का यानी राज्य का प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक 30 अगस्त 1995 को राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से जयपुर में स्थापित किया गया, या उक्त सभी। तो इसमें सारे के सारे कथन है वही सत्य है। ठीक है ना। अधिकांश ये ऑप्शन अगर परीक्षा में आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा करना, उक्त सभी। आगे देखिए, महिला मिनी बैंक की स्थापना कब की गई? महिला मिनी बैंक की 2001, 4, 6 या फिर 8? महिला मिनी बैंक की स्थापना 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। तो देखिए, 17 जनवरी 2001 को जालोर के अकोली गांव में प्रथम महिला मिनी बैंक की स्थापना हुई थी। जालोर। कभी जयपुर ऑप्शन आ जाए तो ये मत कर देना कि जयपुर में ही होती हैं सारी स्थापनाएं। तो महिला मिनी बैंक की स्थापना है वो जालोर के अकोली गांव में की गई थी। आगे बात समझ में। अगला देखिए, सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1970, 74, 75 या 61 में? तो सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना 1970 में की गई थी। कब? 1970 में। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। ठीक है, जयपुर में। बस महिला मिनी बैंक का वो ध्यान में रखना, जालोर के अकोले गांव। अब देखो, सुमेलित करना आप लोग। राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्था 1994, सहकारिता कल्याण एवं सेवा संस्था 1988, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड सन 1958 और राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1975। इसका कूट 1, 2, 3, 4 ही सही है। 1, 2, 3, 4। अगला देखिए, राज्य का पहला जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो अजमेर, जयपुर, जोधपुर या कोई नहीं? तो राज्य का पहला जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार है वो अजमेर में स्थापित किया गया था। उपभोक्ता सहकारी भंडार, ठीक है ना। राज्य का पहला जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार 1919 में अजमेर में स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान में रखना, कब हुआ था? 1919 में, अजमेर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना कहाँ की गई? उपभोक्ता संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो उपभोक्ता संघ की स्थापना जयपुर में की गई, ठीक है ना। और उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना अजमेर में 1919 में। और इसकी स्थापना, उपभोक्ता संघ की स्थापना जयपुर में 1967 में की गई थी। कब? 1967 में। ये दिनांक आप साथ साथ लिखते रहें। अगला देखिए, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी संघ की स्थापना 1956, 76, 80 या फिर 82 में? तो राज्य
अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई थी, 1976 में। तो जनजाति शब्द आ जाए तो ध्यान रखना उदयपुर में हुई थी ये स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, उदयपुर में रखा गया है। आगे देखिए, तिलम संघ के अंतर्गत कितनी तेल की मिलें की स्थापना की गई। तिलम संघ सहकारिता के का ही प्रश्न है, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं। तो तिलम संघ के अंतर्गत 8 तेल मिलों की स्थापना की गई थी। कितनी, 8। तिलम संघ के दिन 8 तेल मिलों की स्थापना की गई थी। वो कहाँ कहाँ पर, देखो, कोटा में, बीकानेर में, फतेह सागर में, गंगानगर में, जालोर में, मेड़ता सिटी में, गंगापुर सिटी और झुंझुनू जिले में। तिलम संघ राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन संघ लिमिटेड की स्थापना वो 1990 में हुई थी। तिलम संघ की स्थापना पूछ ले तो 90 में। और तिलम संघ के तहत कितने तेल मिलों का निर्माण हुआ, तो 8 तेल मिलों का निर्माण हुआ। तिलम संघ की स्थापना कब हुई थी, 1990 में। कौन सा सही है, सही पूछा अपन को इसमें। देखो सहकारिता के प्रश्न इतने बड़े बड़े ऑप्शन वाले आएंगे। राज्य में भेड़ पालकों को प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में की गई थी। 1960 में जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और सहकारी विभाग के कर्मचारियों के प्रबंध के विकास हेतु प्रशिक्षण, विकास व शोधकर्ता परामर्श की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी प्रबंध संस्था की स्थापना जयपुर में की गई थी। तो इसमें सारे ही कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। वही बात पूछिए, सत्य। राजस्थान सहकारी क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के द्वारा जैव उर्वरकता का प्रथम कारखाना भरतपुर में स्थापित किया गया। दूसरा है, लेम्पनन नामक योजना के वृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां अनुसूचित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती हैं। तीसरा है, सहकार जनमंगल आवासन ऋण योजना का प्रारंभ जून 2001 में किया गया। अगला है उक्त सभी, तो इसमें भी क्या होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना का प्रारंभ कब किया गया। मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना का प्रारंभ कब किया, 2007, 9, 10 या 11। तो 2007 में किया गया था मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना का शुभारंभ। अगला प्रश्न देखिए, सत्य कथन। तो सत्य कथनों में देखिए, पहला है, ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति गठित करने के बारे में सुझाव देने के लिए दीक्षित समिति का गठन किया गया, कि ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति गठित होनी चाहिए, यह सुझाव दीक्षित समिति ने दिया था। दूसरा है, 1960 में BL मेहता समिति का गठन सहकारी शाख समितियों का गठन की सिफारिशों पर की गई थी। तीसरा है, सहकारिता के क्षेत्र में गबन व घोटाले की जांच करने के लिए जगदीश कपूर समिति का गठन किया गया। चौथा है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1980 में श्री दांते समिति का गठन राजस्थान कृषि साख संस्थाओं के अध्ययन के लिए किया गया। इसमें से कौन से कथन सही है, तो इसमें 1, 2 और 3 जो कथन है ये सही है। पहला, दूसरा और तीसरा कूट का प्रश्न है, इसमें 1, 2 और 3 ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रिद्धि सिद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो रिद्धि सिद्धि योजना 2009 और 10, 6 या 7, 10 या 12, 14 या 15। तो रिद्धि सिद्धि योजना 9 और 10 में शुरू की गई थी। रिद्धि सिद्धि योजना की शुरुआत 9 और 10 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2019 कब पारित किया गया। ये 2019 में या 20 में या 13 जनवरी 2019 या 20 दिसंबर 2020 को। तो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2019 है, वो 13 फरवरी 2019 को पारित किया गया था। कब, 13 फरवरी 2019 को पारित किया गया और 22 फरवरी 2019 को अधिसूचित कर दिया गया था। 13 फरवरी को तो पारित हुआ था और 22 फरवरी को लागू कर दिया था उसको। आगे देखिए, किसान सेवा पोर्टल
की शुरुआत कब की गई थी? किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत 2016, 17, 18, 19 में। तो किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत 2019 में की गई थी। अगला देखिए, राज्य सहकारी क्षेत्र का प्रथम जीवाणु खाद जैव उर्वरक कारखाना नेफेड के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जयपुर, भरतपुर, कोटा या अजमेर। तो भरतपुर में जैव उर्वरक कारखाना सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इफ्को स्टोर का शुभारंभ कब किया गया था? इफ्को स्टोर का शुभारंभ कब किया गया? 20 में, 19 में, 16 में या फिर 17 में? तो इफ्को स्टोर का शुभारंभ है वो 2020 में किया गया था। मेघावी सहकारी सहयोग योजना कब प्रारंभ की गई थी? मेघावी सहकारी योजना प्रारंभ कब की गई? 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2020, 24 अगस्त 2019 या 24 अगस्त 2020? तो देखिए, मेघावी सहकारी सहयोग योजना का शुभारंभ है वो 22 जुलाई 2019 को किया गया है। ये मेघावी सहकारी सहयोग है, ये विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना। इसमें देखो, गरीब और असहाय विद्यार्थियों के लिए मेघावी सहयोग योजना का प्रारंभ 22 जुलाई 2019 को किया गया था। तो मित्रों, इस प्रकार से अपन ने बीमा के, बैंकिंग के और सहकारिता से संबंधित प्रश्न उत्तर लिए हैं। आशा करता हूं कि प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप पुराने चैप्टर जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपका ज्ञान है उसका आंकलन हो सके। धन्यवाद दोस्तों।